बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है यूनाइटेड नेशंस, और इसमें हम बात करने वाले हैं मेन पॉइंट्स के हवाले से कि यूएनओ आखिर बनाई क्यों गई और इसके क्या मकासद हैं, इसके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और वो किन जिम्मेदारियों के तहत काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये 1945 की स्प्रिंग की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी और जंग की वजह से इंसानियत ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठा ली थी। करोड़ों की जायदाद तबाह हो चुकी थी। मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे थे जिनको बेघर किया जा चुका था और मार दिया गया था। इंसानियत जुल्म से दो चार थी, भूख की तकलीफ, बीमारी से दो चार थी। ये तमाम मसाइल जब इंसान को घेर चुके तो उस वक्त दुनिया की कौमों ने ये फैसला किया कि इस दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। ये बात है अप्रैल 1945 की कि जब यूएनओ, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, ये तंजीम बनाई गई। असल में ये तंजीम बनाने का मकसद दुनिया में अमन कायम करना था। चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार की तबाहकारियाँ दुनिया ने देख ली थी और अब वो मज़ीद किसी और तकलीफ़ को उठाने की जहमत गवारा नहीं कर रही थी, इसलिए ये तंजीम बनाई गई। वैसे तो इस दुनिया में अमन कायम करने के लिए और भी दीगर मकासद के लिए तंजीमें बनाई गई हैं, लेकिन ये एक ऐसी तंजीम है जिसमें दुनिया के इतने ममालिक शामिल हैं और सबका मकसद इस दुनिया में अमन कायम करना है। राइटर ने इस चैप्टर में लिखा है कि यूएनओ का मकसद असल में उन झगड़ों से डील करना है जो कि कौमों के दरमियान होते हैं, और इसका मेन मकसद जंग को रोकना है और दुनिया में गैर इत्मीनानी कैफियत को ख़त्म करना है। आगे बताया गया है कि जंग को रोकना इसलिए भी मुश्किल होता है चूँकि ये हाई पॉलिटिक्स का काम होता है और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं, इसलिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और औरतें इस तंजीम में काम करते हैं। उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ नस्लों से है और सब एक साथ बैठकर इस बात पर गौर करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ लाइफ इन कंट्रीज दे हैव नॉट नोन बिफोर। वो ममालिक जिनको वो जानते भी नहीं, उनकी वो हालत कैसे सही की जा सकती है जो कि ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। इसी चैप्टर में आगे बताया गया है कि यूएनओ ने बहुत से इंटरनेशनल काम भी किए हैं, जैसे कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टूर के बारे में बताया गया है कि एशियन एक्सपर्ट्स की उसने एक टीम बनाई थी जिसमें बर्मा, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम के लोग शामिल थे। और उन्होंने फिर एशिया के ममालिक को पहले विज़िट किया जिनमें थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान और इंडिया शामिल थे, और उसके बाद फिर वो यूरोप चले गए जहां उन्होंने शिप यार्ड्स और वाटरवेज़ को विज़िट किया इन फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में भी उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स देखी थी, और फिर उन्होंने ओहियो, मिसिसिपी रिवर और से अटैच कोस्टल कैनाल्स को भी विज़िट किया, और फिर अपने मुल्क में आकर अपने हालत के मुताबिक उन इस इंफॉर्मेशन को जो उन्होंने हासिल की थी उसको अप्लाई किया। यूएनओ का दिन 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, और उसका मतलब सिर्फ अपने वतन से मोहब्बत नहीं है बल्कि यूएनओ के चार्टर से भी है, और दुनिया में अमन कायम करने के लिए उस पर ये अहद भी करना है कि हम यूएनओ के साथ हैं। मैं यहाँ पर बस चंद कलिमात यहाँ पर कहना चाहूँगा रिव्यू देते हुए कि वैसे तो यूएनओ का मकसद दुनिया में अमन कायम करना है, लेकिन अगर हम देखें कि वो ममालिक जहाँ पर मुसलमान बसते हैं वहाँ पर यूएनओ की खिदमात ऐसी नज़र नहीं आती जैसा कि उसके चार्टर के अकॉर्डिंग है। मतलब फ़लस्तीन में कत्ल गारत होता रहे, कश्मीर में होता रहे, वहाँ पर बर्बरियत का बाज़ार गर्म रहे, इस तरह और भी बहुत से ममालिक हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ यूएनओ का किरदार आटे में नमक के बराबर भी नज़र नहीं आता है। जबकि ये वो तंजीम है जो दावा करती है कि हमारा काम दुनिया में अमन कायम करना है। अब इसके सेकंड पार्ट में हम बात कर लेते हैं उन शोबों की, डिपार्टमेंट्स की जो कि यूएनओ के अंडर में डायरेक्टली हैं या इनडायरेक्टली हैं। उनमें से एक शोबा, एक ऑर्गन, वो जिसको प्रिंसिपल ऑर्गन और सेंट्रल ऑर्गन कहा जाता है, वो जनरल असेंबली है। यहाँ हर नेशन अपने मेंबर के ज़रिए रिप्रेजेंट होती है, और एक नेशन अपने 5 मेंबर्स इस असेंबली में भेज सकती है, और हर मेंबर चाहे वो 5 के 5 एक ही मुल्क से जाएं, वोट एक ही दे सकते हैं। जनरल असेंबली हर उस क्वेश्चन को कंसर्न करती है, उसको कंसीडर करती है
जो कि पीस से रिलेट करता है, दुनिया में अमन कायम करने की सूरत हाल से, या खुशी और अदल इस दुनिया में लाने के हवाले से। हर सिटिंग में, हर इजलास में जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाता है। इसके बाद जो एक और अहम तरीन शोबा है वो सिक्योरिटी कौंसिल है। सिक्योरिटी कौंसिल की मेंबर की जो कुल तादाद है वो 15 है, जिनमें से 5 परमानेंट हैं और जो बाकी 10 हैं वो परमानेंट नहीं है। जो 5 परमानेंट हैं ये उस वक्त से परमानेंट है जब से यूएनओ बनाई गई है, मतलब चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया। और अगर हम उन 10 की बात कर लें जो कि परमानेंट नहीं है, तो उसकी डिटेल ये है कि वो जनरल असेंबली से इलेक्ट किए जाते हैं फॉर 2 ईयर टर्म्स, 2 साल के लिए। और ये जो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं वो भी किस तरह किए जाते हैं कि 3 ईच ईयर, हर साल 3, इस तरह ये रिप्लेस करते रहते हैं ताकि सब एक साथ भी चेंज ना हो जाए। हर साल 3 चेंज करते हैं और 2 साल के लिए लेकर आते हैं। रहे वो मेंबर जो कि 5 परमानेंट मेंबर्स, मतलब चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया, जिसको रशा पढ़ते हैं, इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई एक भी किसी मैटर के बारे में नो कह दे तो उसको फॉर द टाइमिंग, फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दिया जाता है और उस पर बात नहीं होती। यूएन का जो चीफ ऑफिसर होता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है, जिसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है इसके अंडर में एक इदारा चलता है जिसको सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। सेक्रेटरी जनरल ये भी जनरल असेंबली के ज़रिए इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट का मतलब सिलेक्ट है, लेकिन ऐसा सिलेक्ट जो वोट दे के सिलेक्ट हो, वो इलेक्ट होता है, इसीलिए इलेक्शन इलेक्ट है। तो सेक्रेटरी जनरल जनरल असेंबली से ही इलेक्ट किया जाता है विद द अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के साथ, अगर सिक्योरिटी काउंसिल उसको अप्रूव करेगी जनरल असेंबली से, वो इलेक्ट चाहे हो जाए, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगी सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट नहीं हो सकता मुकम्मल तौर पर। और ये जो सेक्रेटरी जनरल है ये हर साल अपनी रिपोर्ट जनरल असेंबली के सामने पेश करता है ऑन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि काम क्या करके दिखाया इन्होंने। और ये 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। अब अगर हम बात कर लें उस इदारे की जो उसके अंडर में चलता है, मतलब सेक्रेटेरिएट, उसमें 3500 पीपल हैं, यानी 3500 जो कि डायरेक्टली सेक्रेटरी जनरल के अंडर में काम करते हैं इन न्यूयॉर्क। अब अगर हम बात करें सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारियों की, तो उसमें शामिल है ये काम कि वो वेरियस मीटिंग्स के लिए मैटर को प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह मीटिंग्स को मैनेज करना, उनका रिकॉर्ड रखना, जो कुछ कहा गया, जो कुछ किया गया, डेली रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, और प्रेस और रेडियो के लिए रिपोर्ट्स तैयार करना, ट्रांसलेट करने के लिए बंदे उन्होंने साउंड प्रूफ केबिन्स में बैठाए हुए हैं जो कि स्पीचेस को उसी वक्त सुनते हैं और उसी वक्त ट्रांसलेट करते जाते हैं ताकि टारगेट ऑडियंस तक उसी वक्त पहुंच जाए। और साइंटिफिक स्टडी भी ऑन अर्जेंट प्रॉब्लम्स इनका काम होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारी इस चैनल के ज़रिए लेक्चर्स फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन की जानिब से एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का भी आगाज़ किया गया है, जिसमें CSS के स्टूडेंट्स को और वो तमाम लोग जो कि अपने लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, राइटिंग स्किल्स में या और भी कुछ सीखना चाहते हैं इंग्लिश के हवाले से, वो इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपको हमारा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, आप डायरेक्टली इसके ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अब आगे चलते हैं हम। यूएनओ में काम करने वाली वो स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ जो इससे एसोसिएटेड हैं, उनके हवाले से अब बात कर लेते हैं। इनमें से एक का नाम इंटरनेशनल बैंक है, जो कि अपनी मेंबर नेशंस को, वो कंट्रीज़ जो कि यूएनओ के मेंबर हैं, उनको ये पैसे उधार पर देते हैं। और क्यों देते हैं? फॉर दी वर्क ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड यूजफुलनेस। वो काम कह सकते हैं आपके जो आवाम की भलाई के लिए है, उसके हवाले से मदद करने के लिए, सच एज इलेक्ट्रिक प्लांट, पावर प्लांट्स, रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स एंड फ्लूड कंट्रोल।
यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी बताई गई है कि यूएनओ की इसी इंटरनेशनल बैंक ने मेक्सिको के एक गांव के लिए, जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ मेक्सिको, इसके वेस्ट कोस्ट पर वाक़या था, 1951 में इस बैंक ने इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए उनको लोन दिया था। और बताया गया था कि भाई वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक प्लांट लगा था तो वहाँ की पॉपुलेशन भी 3 गुना ज़्यादा हो गई थी। वहाँ पर एक नाइट स्कूल भी स्टार्ट हो गया, रेडियो स्टेशन भी, डेली न्यूज़पेपर भी, और जो बच्चे वहाँ पर स्कूल में पढ़ा करते थे उनकी तादाद भी 7 गुना ज़्यादा हो गई। तो एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि ये सारी बरकतें थी इनके लोन देने की। बहरहाल इसी तरह एक और जो शोबा है वो यूनिसेफ है, जिसके बारे में बताया गया है कि ये चिल्ड्रंस के फंड के हवाले से काम करता है एंड इट स्पेशलाइजेस इन द रिलीफ ऑफ चिल्ड्रन। एक और शोबा जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है वो WHO है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये 1946 में स्टार्ट हुआ था और ये परमानेंटली जो इसका एक कहने डिपार्टमेंट बना है ये 7 अप्रैल 1948 में बना है और इसका काम इंटरनेशनल हेल्थ पर काम करना है। इसका दिन 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कैसे किया जाता है? एज वर्ल्ड हेल्थ डे। इसके बारे में मज़ीद ये भी बताया गया है कि ये मेंबर नेशंस को पब्लिक हेल्थ और डिजीज़ के कंट्रोल पर नसीहतें भी करता है, एडवाइस भी करता है। और उत्तर प्रदेश की एक मिसाल पेश की गई है जहाँ पर इसने मलेरिया को ख़त्म किया था, यानी WHO की टीम ने, और वहाँ के फार्मर्स को इनेबल किया था कि वो अपनी पैदावार को 50% बढ़ा सकें। यूनिसेफ और WHO के काम को रिलेट करते हुए एक और एग्जांपल दी गई है इंडोनेशिया में पाई जाने वाली एक डिज़ीज़ यॉज के हवाले से। जब इंडोनेशिया नया नया ये कह लें कि ख़ुद मुख्तार हुआ था तो वहाँ पर यॉज नामी एक बीमारी थी, अ डिज़ीज़ ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट। ये ऐसी डिज़ीज़ है, स्किन डिज़ीज़ होती है जो कि हॉट वेट मतलब ऐसा मौसम जो गर्म हो और जो जिसमें खुश्की भी ना हो, वेट हो बल्कि वो। तो 1950 की ये बात है कि जब इंडोनेशिया में 10 मिलियन केसेस थे इसके, और यूनिसेफ ने और WHO ने वहाँ पर काम किया। यूनिसेफ ने मेडिसिन्स और अदर रिक्वायरमेंट्स को सप्लाई किया और WHO ने मेडिकल एक्सपर्ट्स को भेजकर इंडोनेशियन वर्कर्स को ट्रेन किया और फिर उन्होंने और मज़ीद को ट्रेन किया। इंडोनेशिया ने उनको बिल्डिंग्स भी प्रोवाइड की, रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी की, और इस तरह भी 4 सालों में उन्होंने कोई 11 मिलियन पीपल को एग्जामिन किया और कोई 13 लाख लोग ऐसे थे जिनका इलाज कर दिया गया था। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट इसका शोबा है वो FAO है। FAO मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये 1943 में स्टार्ट हुई और इसका काम अपने एक्सपर्ट्स को उन कंट्रीज़ की मदद करने के लिए भेजना है जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, और ये बताना उनको कि हाउ टू ग्रो मोर फूड एंड क्रॉप्स, कैसे पैदावार में इजाफा किया जा सकता है ग़िज़ा की, अजनास की, फसलों की, और किस तरह प्लांट और एनिमल की डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। हाउ टू प्रोटेक्ट फूड इन स्टोरेज, कि ये कैसे किया जा सकता है। इसी तरह किस तरह फार्म्स, फिशरीज़ और फॉरेस्ट की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। ये यूज़फुल लिटरेचर भी पब्लिश करते रहते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग की हेल्प के हवाले से कि इनकी हिफाजत कैसे की जा सकती है, इसमें डेवलपमेंट कैसे लाई जा सकती है। इसके बाद यूनेस्को का नाम आया है। यूनेस्को साइंस एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम नॉलेज को एडवांसमेंट की तरफ लेके जाना है और लोगों को इल्म के जेवर से आरास्ता करना है। कोई आधी दुनिया के बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जाते इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि अब आदाद व शुमार को अगर अब निकालें तो कुछ चेंज हो। बहरहाल ये उस वक्त की बात है जब ये चैप्टर लिखा गया था, और कहते हैं कि बहुत से तो नस्ल इंसानी के अफराद ऐसे हैं, देयर आर मैनी इंडिविजुअल्स ऑफ ह्यूमन रेस के कांट रीड और राइट, लिख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते। तो बग़ैर इल्म हासिल किए, पढ़े लिखे, साइंस
में एडवांसमेंट के बगैर तरक्की हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए ये शोबा यूनेस्को इस हवाले से काम कर रहा है। ये टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, न्यू वेज ऑफ टीचिंग भी बताते हैं कि बुक्स, पिक्चर्स, फिल्म्स और इसी तरह और दीगर ज़राए के ज़रिए किस तरह इल्म हासिल किया जा सकता है। बहरहाल आखिरी लफ्ज़ ये हैं कि यूनेस्को ट्राई ये कर रहा है कि वो एजुकेशन, साइंस और कल्चर के थ्रू ह्यूमन बीइंग को एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रहे, और मकसद यही वो बताता है कि हम तालीम इसलिए आप कर रहे हैं ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। ये चैप्टर यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि अगर आप उस कोर्स में जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स में जिसके अंदर राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड मैनी अदर थिंग्स, वोकैबुलरी, जिस पर काम किया जाएगा, आप इंटरेस्टेड हो तो इस ईमेल पर हमारी डायरेक्टली आप रब्ता करें। आप कमेंट भी कर सकते हैं और अपने आप को उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।